हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेरी। वेलकम टू 25 सितंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप हमें हमारी वेबसाइट edugery.com, एजुगिरी है टेलीग्राम पर और आई एम एजुगिरी पर फॉलो कर रहे होंगे। चलिए, कर्नाटका हाईकोर्ट अपहोल्ड्स नॉर्ड फॉर प्रोब अगेंस्ट सीएम। तो अब यहाँ पर हमें पता है, अगर आप फॉलो कर रहे थे पहले से, कि कर्नाटका के सीएम के अगेंस्ट, ये अभी लिखना नहीं है, अभी समझो इसको। कर्नाटका के सीएम के अगेंस्ट गवर्नर ने अलाउ कर दिया था कि आप जो इन्वेस्टिगेशन है वो करो। बट किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? तो कुछ प्राइवेट कंप्लेंट आई थी, किसी प्राइवेट पर्सन ने कंप्लेंट करी थी कि भाई जो कर्नाटका का सीएम है उनकी वाइफ को 56 करोड़ का जो लैंड है वो अलॉट किया है मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। 56 करोड़ का के अराउंड अबाउट का जो लैंड है वो अलॉट हुआ है, किसी ने प्राइवेट कंप्लेंट करी है और ये करप्शन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, अब देखो यार, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे लोग बैठे हैं जैसे चीफ मिनिस्टर है, गवर्नर है, इनको लोग टारगेट तो करते हैं, फॉल्स कंप्लेंट भी करते हैं। तो फॉल्स कंप्लेंट से बचाने के लिए, टू सेव देम फ्रॉम फॉल्स कंप्लेंट से बचाने के लिए क्या किया हुआ है? फॉल्स कंप्लेंट से बचाने के लिए अब प्रोसीजर दिया हुआ है कि अप्रूवल जरूरी है, कि ना अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ना व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पर्सन, अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है इस अप्रूवल के लिए, डिफरेंट उसमें डिफरेंट भी हो सकती है। बट हाँ, ये आपको याद रखना है कि फॉल्स कंप्लेंट से बचाने के लिए जो लोग हाई पोस्ट पे बैठे हैं जैसे कि एक चीफ मिनिस्टर, वहां पर अगर कोई कंप्लेंट आ रही है, प्राइवेट कंप्लेंट आ रही है, कोई भी कंप्लेंट आ रही है, तो अप्रूवल जरूरी होता है। तो यहाँ पर गवर्नर ने अप्रूवल दे दिया। अब जो गवर्नर ने अप्रूवल दिया, गवर्नर को, जो गवर्नर है हमें पता है कि वो एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल एंड मिनिस्टर्स पे चलता है। एड एंड एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया हुआ है गवर्नर हर स्टेट के अंदर, और इनको किसके अकॉर्डिंग चलना है? जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का है। अब यहाँ पर कर्नाटका सीएम वाले केस में पर्टिकुलरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कह दिया था कि तुम एक्शन मत लो, इन्वेस्टिगेशन वैसे हो रही है, होने दो। बट गवर्नर ने हाँ बोल दिया। गवर्नर कहता नहीं, एक्शन तो होना चाहिए। गवर्नर ने हाँ बोल दिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने नो बोला था कि आपको इन्वेस्टिगेशन यहाँ वाले करप्शन वाले उसमें मत करो, अप्रूव मत दो ये कंप्लेंट को। ठीक है ना? अब कर्नाटका के जो सीएम है वो हाई कोर्ट के पास पहुंच गए कि देखो, यहाँ पर गवर्नर ने हाँ बोल दी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ना बोल दी। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो कहते हैं वो गवर्नर को करना होता है, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। पर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि नहीं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो अब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर, in a major setback to Chief Minister Siddharamaiah, the Karnataka High Court on Tuesday upheld the permission granted by the governor to conduct an investigation against him on the allegations of illegalities in the allotment of 14 sites worth rupees 56 crores to his wife Parvati by Mysuru Urban Development Authority, Mudda। तो मुड्डा ने इनको अलॉट किया है। तो यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि यस, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कर्नाटका हाईकोर्ट ग्रांटेड परमिशन टू कॉन्टिन्यू टू अपहेल्ड द परमिशन। अपहेल्ड मतलब कि कहते हैं हाँ भाई बिल्कुल सही है, हाईकोर्ट अपहेल्ड द परमिशन granted by the governor to conduct an investigation against him ऑन एलिगेट टू इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर हमें पता है कि गवर्नर ने कहा था कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करो। अब कर्नाटका हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करो। तो यहाँ से हाँ हाँ तो होगी है, पर एलिगेशंस क्या है? यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि एलिगेशंस क्या है, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। एलिगेशंस क्या है? अलॉटमेंट, इलीगैलिटी इन अलॉटमेंट of 14 sites worth rupees 56 crore
टू हिज वाइफ, सीएम की वाइफ के नाम पर गई हैं, दैट इज परवाथी के नाम पर, बाय मुड्डा, दैट इज मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो यहाँ पर ठीक है ना, पृथ्वी जो है उनको अलॉट हुई, मुड्डा ने अलॉट करी मैसूरू अर्बन डेवलपमेंट ने 56 करोड़ वर्थ ऑफ लैंड। अब यहाँ पर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साइड पर या यहाँ पर ही लिख लें कि कर्नाटका के सीएम का नाम क्या है। कर्नाटका के सीएम का नाम सिद्धारमैया है, रमैया, ठीक है, सिद्धारमैया है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कह दिया कि हाँ इन्वेस्टिगेशन करो। ऑल्सो द कोर्ट गेव द ग्रीन सिग्नल फॉर ऑर्डरिंग अ प्रोब फॉर वेकेटिंग इट्स इंटरिम ऑर्डर। तो इंटरिम ऑर्डर, टेम्परेरी ऑर्डर ग्रांट किया गया था कि एक्शन मतलब ये सब करो, वो भी वेकेट कर दिया है। और गवर्नर ने किसके अंडर कहा था कि आप एक्शन लो, ठीक है ना, गवर्नर ग्रांटेड अप्रूवल, गवर्नर ग्रांटेड अप्रूवल for investigating under section 17 of Prevention of Corruption Act 1988। तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंदर यहाँ पर अलाउ किया गया था। और इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर अप्रूवल्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्योंकि जो हाई पोस्ट पे लोग होते हैं उनके अगेंस्ट फॉल्स कंप्लेंट्स होती रहती हैं। उसके बाद आगे चलेंगे, रेफरिंग टू द एलिगेशन द हाई कोर्ट सेड दैट अनडाउटेडली इट रिक्वायर्स एन इन्वेस्टिगेशन टू द टीथ ऑफ द फैक्ट दैट द बेनिफिशियरी ऑफ ऑल दीज एक्ट इज नॉट एनीबडी आउटसाइड। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एन एक्ट ऑन द गवर्नर्स पावर। द कोर्ट सेड द गवर्नर इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एज पर आर्टिकल 163। अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये अलग है, ठीक है ना, तो इसको भी हम ब्लैक पेन से अलग से लिख लेते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 163 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहता है that governor had to act on the aid and advice of the council of ministers। तो गवर्नर को नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में एड किसकी एडवाइस माननी होती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बट जो यहाँ वाला सिचुएशन है, बट इन द प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि देखो यार, नॉर्मली तो गवर्नर को सुननी पड़ती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कह रहे हैं वो गवर्नर को करना पड़ता है, दैट इज आर्टिकल 163 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट प्रेजेंट सिचुएशन में जो ये करप्शन वाला है कि गवर्नर अप्रूवल देता है कि सीएम के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है। तो जो कर्नाटका के गवर्नर ने किया वो बिल्कुल सही किया, ये बोल रहा है कर्नाटका हाईकोर्ट। उसके बाद जेलेंस्की मीट, जेलेंस्की हमें पता है कौन है, इस महीने हमने बहुत किया है। जेलेंस्की इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। एंड हमें इनका नाम क्यों याद रखना है? क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो हमें पता होना चाहिए व्लादिमीर जेलेंस्की जो है उनके स्पेलिंग भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। मीट्स मोदी इन यूएस एक्सप्रेसेस ग्रैटिट्यूड फॉर एफर्ट्स टुवर्ड्स पीस। तो यहाँ पे यूक्रेन के प्रेसिडेंट से पिछले 3 महीने में 3 बार मिल चुके हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है। और यूक्रेन को इंडिया से क्या प्रॉब्लम है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने ये भी कहा था कि इफ इंडियंस चेंज देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स रशिया द वॉर वुड एंड। क्यों भाई? क्योंकि हम जो है ऑयल परचेज कर रहे हैं रशिया से, ठीक है ना, और सस्ते में ऑयल हमें मिल रहा है, और ये ऑयल जो है, ठीक है,
इकोनॉमिकली हेल्प कर रहा है रशिया को, बट इंडिया कह रहा है कि भाई तुम कह रहे हो ईरान से ऑयल मत खरीदो, तुम रशिया से ऑयल मत खरीदो, तुम वेनेजुएला से ऑयल मत खरीदो। यूएस ने सैंक्शंस लगाए हुए इन सब कंट्रीज पे कि तुम ऑयल नहीं खरीद सकते, बट तुम महंगा ऑयल खरीदो। तो इंडिया कहता है भाई मेरी इकोनॉमी का बुरा हाल करना है क्या, तो मेरे को जहां से ऑयल सस्ता मिलेगा मैं वहां से खरीदूंगा। मुझे रशिया से ऑयल सस्ता मिल रहा है तो मैं ऑयल वहां से खरीदूंगा। ऑयल इज द बेस, डीजल पेट्रोल सारा सब चीजें इसी से होती हैं। मिस्टर जेलेंस्की थैंक द प्राइम मिनिस्टर फॉर द एफर्ट्स। नाउ पीस मेकिंग ट्राई कर रहे हैं, रशिया के प्रेसिडेंट से बात करी है, ये सब कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में क्यों गए हैं? यूएन की फ्यूचर समिट अटेंड करने के लिए। A 7-judge bench of the Supreme Court examined a series of petitions seeking a review of August 1 majority judgment declaring that states have the right to subclassify scheduled castes notified in the presidential list. अब यार देखो, शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं वो कैसे नोटिफाइड होते हैं? शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, कास्ट सब कैटेगराइजेशन। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट नोटिफाई होते हैं वो होते कैसे हैं? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं वो नोटिफाई करते हैं, पार्लियामेंट का इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर होता है। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया? सुप्रीम कोर्ट जजमेंट declaring that states have the right to subclassify scheduled castes notified in presidential list। अब क्या कह रहे हैं? अब देखो यार, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपनी रिसर्च कर आके बोलते हैं कि हाँ इस क्लास को शेड्यूल कास्ट में ऐड कर दो, तो प्रेसिडेंट की लिस्ट बन जाती है। अब इस शेड्यूल कास्ट के अंदर मान लीजिए डिफरेंट टाइप के क्लासेस हैं जो शेड्यूल कास्ट है, मतलब हम उनको नाम दे देते हैं ABCDEF, डिफरेंट क्लासेस हैं जो शेड्यूल कास्ट में डाली हुई हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि मान लो ई जो क्लास है या ई और एफ जो क्लास है, ये कम्युनिटी बहुत आगे निकल गई, मोस्टली IAS ऑफिसर्स मिलेंगे, IPS ऑफिसर्स मिलेंगे जो ई और एफ क्लास के लोग हैं, ठीक है। अब ये वाले जो E एंड F है, ये जो रूरल में रह रहे हैं लोग, मतलब ये ABCD जो लोग रूरल में रह रहे हैं, ये शेड्यूल कास्ट बट रूरल में रह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो रूरल में रह रहे हैं और जो EF जो IAS IPS के बच्चे हैं उनमें बहुत फर्क होगा। तो वो कह रहे हैं कि सब क्लास आप क्लासिफाई कर दो, आप सब कैटेगराइज कर दो, मतलब आप रिसर्च कंडक्ट करो कि अच्छा ये वाली क्लास आगे निकल चुकी है और ये वाली क्लास जो है पीछे रह गई है, तो जो आगे निकल चुकी है उसको कम परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दो और जो पीछे रह गई है उसको ज्यादा परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दो। और ये चीज कौन डिसाइड कर सकते हैं किसको कितने परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दो? शेड्यूल कास्ट के अंदर ही ये स्टेट्स डिसाइड कर सकती है। अब ये चैलेंज हो गया कि ये सही नहीं है, ये पावर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चैलेंज हो गया, चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन है इन सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? पार्लियामेंट या फिर प्रेसिडेंट कर सकते हैं। The lead opinion of Chief Justice and Justice Manoj Mishra that it was constitutionally permissible for states to subclassify। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जजेस की क्या ओपिनियन रही, ठीक है ना। तो जजेस जो हैं, तो सबसे पहले जज जो लीड ओपिनियन रही, ये लिखना जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लीड ओपिनियन जो रही वो जजेस की रही, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रही प्लस जस्टिस मनोज मिश्रा की रही, मनोज मिश्रा की रही। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई परमिसिबल है, was constitutionally permissible for states to subclassify groups among शेड्यूल कास्ट की। जो सब क्लासिफिकेशन है जो मैंने अभी समझाया वो अलाउड है, ठीक है, और स्टेट्स कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इनको बैक्ड बाय 4 जजेस, 4 जजेस जो इन्होंने 4 जजेस ने इनको बैक किया,
ठीक है ना, 4 जजेस, बैक्ड बाय 4 जजेस, ठीक है ना, 4 अदर जजेस। जस्टिस बी आर, अब इसके अंदर जस्टिस बी आर गावई ने क्या ऑब्जर्व करा था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस बी आर गावई ने बोला था कि क्रीमी लेयर वाला जो है, एंड ऑब्जर्व दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू गिव प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस हु आर, ठीक है फाइन। जस्टिस बेला त्रिवेदी, अब यहाँ पे पहले बी आर गवई वाला बाद में लिखेंगे, क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट पहले हम यहाँ पे लिखेंगे। बेला त्रिवेदी जिन्होंने डाइसेंट दिया था, जस्टिस बेला त्रिवेदी, लोन डाइसेंट, लोन डाइसेंटर ऑन द बेंच। डाइसेंटर का मतलब डिड नॉट अग्री, डाइसेंटर का मतलब क्या होता है, डिड नॉट अग्री विद द मेजॉरिटी, डिड नॉट अग्री विद द मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी से अग्री नहीं किया उन्होंने, ठीक है ना। उन्होंने क्या कहा, सेइंग स्टेट्स डिड नॉट हैव द पावर, ठीक है ना, सेड स्टेट्स डिड नॉट, states did not have the power, did not have the power to tinker with the presidential list of scheduled caste। उन्होंने क्या कहा कि शेड्यूल कास्ट की जो लिस्ट है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं स्टेट्स वाले, बट मेजॉरिटी जजमेंट में क्या बोला कि हाँ स्टेट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। If any community has advanced or ceased to be a part of scheduled caste or scheduled tribe, Parliament has got the exclusive power to include or exclude from such community from the 1950 order। तो 1950 ऑर्डर में से डालना और निकालना, 1950 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर जो है उसमें डाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कौन, वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर जो ये है हमें पता होना चाहिए कि कुछ ऐसा सा ऑर्डर है 1950 शेड्यूल कास्ट and scheduled tribes order, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहे हैं कि community has advanced, if any community has advanced or ceased to be a part of scheduled caste community, scheduled caste और scheduled tribe community, किसके पास पावर है, parliament has the exclusive power टू एक्सक्लूड। अब यहाँ पर देख रहे हो आप कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूड करने की पावर है, बट यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं करा जा रहा है, उनकी परसेंटेज कम करी जा रही है, इसलिए स्टेट को दे दिया ये, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंदिरा सानी जजमेंट डिड नॉट डील विद सब क्लासिफिकेशन सब डिवीजन। अब और यहाँ पर जिन्होंने चैलेंज किया है ये सब कैटेगराइजेशन वाली पिटिशन को, उन्होंने ये भी कहा है कि क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट किसने सुजेस्ट किया था, बी आर गावाई ने क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट करा था, लेकर आए थे। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर अभी तक आपने अपने नोट्स में नहीं नोट किया है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट तो मैं बता देती हूँ। तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के अंदर अभी है, किसके अंदर है, ओबीसी कम्युनिटी, अदर बैकवर्ड क्लासेस। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली इनकम, अगर आपके फादर मदर एक पर्टिकुलर पोस्ट पे है या उनकी एक पर्टिकुलर इनकम है, उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड वो ओन करते हैं, तो आप क्रीमी लेयर में आ जाते हो, मतलब आपको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ओबीसी में है, दैट इज अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर है, अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये कॉन्सेप्ट फॉल होता है, राइट। और जो एस सी एस टी हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं है, एस टी एस टी कम्युनिटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो जस्टिस बी आर गावई ने बोला, जस्टिस बी आर गावई ने बोला कि भाई आप ये, उन्होंने ओपिनियन दी, गेव ओपिनियन दैट दिस शुड, गेव ओपिनियन, गेव अ सजेशन that this concept should be introduced in
SC/ST कम्युनिटी ऑल्सो, कि ST/ST कम्युनिटी में भी जो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंच गए हैं, जो जिनकी एक पर्टिकुलर इनकम है, जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड ओन करते हैं, वहां पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है ना। बट ये अगेन ये वाला भी जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने केस फाइल करा है वो डिड नॉट अग्री विद द ओपिनियन ऑफ जजेस, जिसके अंदर क्रीमी लेयर प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करने को बोला शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है जी। तो ये एक चीज है जो इम्पोर्टेंट है। और क्या क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC/ST में होना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर NL/SAT पीपल, और ओपिनियन जो है बहुत ज्यादा ओपिनियन मैटर करेगी यहाँ पर। उसके बाद फिल्म डायरेक्टर हैड हेल्ड फॉर पंचअमृतम रिमार्क्स गेट्स बेल। तो पंचअमृतम जो तिरुपति बालाजी में दिया जाता है उसके अंदर बोला कि लड्डुओं में तो एनिमल फैट है, जो पंच अमृत मतलब वो पानी, दूध और इन सब 5 अमृत जो होते हैं उनसे मिला करके दही, हनी ऐसा सब बनाते हैं, तो उन्होंने बोला, तो जो ये एक्टर और डायरेक्टर हैं मोहन जी, इन्होंने बोला कि जो वो पंचामृत है उसके अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलाए जाने, तो अरेस्ट किया गया। यूट्यूब इंटरव्यू पे ये बोला गया था। अगेन ये हमें पता होना चाहिए। तो तमिल फिल्म डायरेक्टर मोहन जी अरेस्टेड फॉर मेकिंग remarks ठीक है। और रिमार्क्स में क्या बोला, दैट पंचामृतम served in अरुलमिगु धंदायुथापानी स्वामी टेम्पल एट पलानी। तो ये स्पेसिफिक उन्होंने बताया कि ये वाले टेम्पल में, तिरुपति बालाजी में नहीं, पर तिरुपति बालाजी से वो निकालते हुए कि वहां पर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मिलाई जाती है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सी होती है, जिससे कि अ वुमेन वोंट गेट प्रेग्नेंट, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मिलाई जाती है, ये बोला गया। तो ही वाज अरेस्टेड। उसके बाद वेस्ट बंगाल सीक्स अर्जेंट हियरिंग ऑफ कोटा केस इन सुप्रीम कोर्ट। तो वेस्ट बंगाल के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनको अदर बैकवर्ड क्लासेस में, स्टेट के अदर बैकवर्ड क्लासेस लिस्ट में डाला गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने किस बेसिस पे। देखो जब भी किसी को OBC SC ST डिक्लेयर किया जाता है तो एक्सटेंसिव रिसर्च होती है कि हाँ इनको ज़रूरत है रिजर्वेशन की, ऐसे नहीं कि किसी को भी डाल देंगे। तो कैलकाटा तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने कहा है कि कैलकाटा हाई कोर्ट ने स्ट्राइक कर दिया, डाउन कर दिया इंक्लूजन ऑफ सर्टेन कास्ट्स इनटू SC इनटू OBC। तो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं आप जल्दी से सुन लीजिए, बिकॉज हमें रिक्रूटमेंट करनी है। तो देखते हैं क्या होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's 3-day visit to US was marked by high level meetings that had 3 focus points। तो वो कह रहे 3 focus points थे और US से गए हुए थे हमारे PM मोदी, ठीक है। अब यहाँ पर PM मोदी's visit to, यहाँ पे लिख लेंगे PM मोदी's visit to USA की विजिट, प्राइम मिनिस्टर PM मोदी's विजिट टू USA, ठीक है ना। अब PM मोदी विजिट टू USA के अंदर सबसे पहले क्या था, क्वाड समिट। अब यहाँ पर वी हैव टू रिमेंबर कि क्वाड के अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं। दिस इज अ PYQ ऑफ CUT PG और UG के अंदर ये PYQ रह चुका है USA, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये चारों कंट्रीज जो हैं इस ग्रुपिंग का पार्ट है, ठीक है ना। ये मैं ऑलमोस्ट हर महीने बताती हूँ, ठीक है, इसको याद कर लो। अब यहाँ पर मीटिंग हुई, क्वाड मीटिंग करी उन्होंने, क्वाड की मीटिंग। तो इस बार क्वेश्चन अगर आ जाए क्वाड की मीटिंग कहाँ पर हुई, तो मेरा आंसर क्या होगा, USA में हुई। USA के अंदर क्वाड की मीटिंग हुई, ठीक है। उसके बाद बायलैटरल मीटिंग विद US प्रेसिडेंट जोसेफ बाइडेन, अ डे इन न्यूयॉर्क विद बिजनेस लीडर्स, डायस्पोरा जो इंडियन डायस्पोरा होता है उससे मिले और बिजनेस लीडर्स से मिले, अनदर डे एट UN। तो क्वाड समिट डिले ड्यू टू पॉलिटिकल साइकिल्स। और यहाँ पर उसके बाद द जॉइंट स्टेटमेंट वाज नोटेड फॉर इट्स शार्प अग्रेशन ऑन चाइनीज अग्रेशन। अब यहाँ पे चाइनीज के ऊपर इन्होंने
बात करी चाइनीज जो बोल रहे हैं उसके ऊपर। चाइनीज अग्रेशन, जॉइंट स्टेटमेंट नोटेड शार्प लैंग्वेज, जॉइंट स्टेटमेंट included sharp language on Chinese aggression in the South China Sea। तो साउथ चाइना सी के अंदर वही दिक्कत कि चाइना कहता है पूरा का पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, तो उसके ऊपर चाइनीज अग्रेशन के ऊपर इन्होंने लैंग्वेज थोड़ी सख्त स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज करी। और यूक्रेन के रशिया के इन्वेजन पे भी, वेयर द लीडर्स अपहेल्ड द यूएन चार्टर सेफ्रॉन्टी, द अनाउंसमेंट ऑफ इनिशिएटिव एम्ड एट काउंटरिंग चाइनीज एक्शंस, announcement of initiatives the announcement of initiatives aimed at countering Chinese actions। तो यहाँ पर इनिशिएटिव्स एम्ड एट काउंटरिंग चाइनीज एक्शन, जो चाइनीज एक्शंस लिए जा रहे हैं उनको काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर जो पहला इनिशिएटिव है वो क्या है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025। ठीक है, अ मैरीटाइम इनिशिएटिव, ये क्या है, अ मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में ट्रेनिंग करेंगे चाइनीज को, वो करने के लिए मैत्री इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया है, जिसको ये क्या बुला रहे हैं, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन फॉर 2025। मैरीटाइम डायलॉग भी लेकर आ रहे हैं कि सी के अंदर कैसे हम, मैरीटाइम लीगल डायलॉग भी लेकर आ रहे हैं टू सपोर्ट रूल्स बेस्ड ऑर्डर। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ऑर्डर हो, रूल्स बेस्ड ऑर्डर ये फॉलो करेंगे। ठीक है, However, in India's hesitation in joining other Quad militaries, तो अदर क्वाड जो इनिशिएटिव है उसके अंदर इंडिया ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहा है या हेजिटेट कर रहा है कि मैं ना ज्वाइन करूं। ठीक है, उसके बाद क्वाड कंट्रीज ने दूसरी चीज क्या किया है, क्वाड कंट्रीज कमिटेड टू अ कैंसर मूनशॉट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इस बारे में किसने बात करी है, कैंसर मूनशॉट के बारे में क्वाड कंट्रीज ने बात करी है। और इसके अंदर क्या बात करी है, क्वाड टू फाइट कैंसर इनिशिएटिव दैट कैन ड्रॉ, और इसके अंदर वैक्सीन शेयरिंग के ऊपर या एन इनिशिएटिव दैट कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम ट्रबल्ड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। ठीक है ना, कैन ड्रॉ लेसन्स फ्रॉम ट्रबल्ड क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। तो इन्होंने वैक्सीन इनिशिएटिव लिया था कि हम कंट्रीज को देंगे, तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्वाड कंट्रीज का, तो वहाँ से ये लोग लर्न करेंगे लेसन और अब कैंसर को फाइट करने में हेल्प करेंगे। इंडिया एंड द यूएस वर एबल टू अनाउंस प्रोग्रेस ऑन मैनी स्ट्रैटेजिक फ्रंट्स इंक्लूडिंग मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर सेमी कंडक्टर फैब्रिकेशन एंड इंडिया एक्वायरिंग प्रीडेटर ड्रोन्स। अब यहाँ पर जो दूसरी चीज़ है, तो सबसे पहले क्वाड मीटिंग के बारे में बात करी, फिर यूएस के साथ हमारे इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, इंडिया यूएस रिलेशंस किसके बारे में बात करी, इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में हमने बात करी। और इंडिया यूएस रिलेशंस में हमें क्या पता चला है, इंडिया यूएस रिलेशंस में हमें पता चला है कि मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर, सबसे पहले हुई है मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर
यहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा पेज चाहिए होगा तो ले लेते हैं। मिलिट्री पार्टनरशिप फॉर सेमीकंडक्टर fabrication and India acquiring predator ड्रोन्स वही जो हवा में उड़ते हैं, कंट्रोल होते हैं, बट मैन कोई बैठा नहीं होता उस चीज के अंदर, उस डिवाइस के अंदर जो प्लेन जैसी लगती है, बट वो रिमोट कंट्रोल टाइप्स होते हैं या कंप्यूटर टाइप। सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, ठीक है ना, आजकल हर चीज में सेमीकंडक्टर चिप्स लगती हैं, चाहे वो गाड़ियां हो चाहे वो हमारे डिवाइसेस हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री पार्टनरशिप हमने इनके साथ करी है। दूसरी चीज ये क्या कह रहे हैं, बट हमारे टाइज विद जो अमेरिका है वो इतने अच्छे नहीं है। अनस्पोकन टेंशंस ओवर पनन केस। तो पनन केस के बारे में अभी थोड़े दिन पहले हमने बात करी कि गुरपतवंत सिंह पनन जो है वो एक खालिस्तानी है, वो यूएसए वाले कह रहे हैं इनको मारने की कोशिश करी गई और इंडियन गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी, और इसीलिए इन्होंने समन इशू कर दिया हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के अगेंस्ट, हमारे रॉ के जो लोग हैं उनके अगेंस्ट, विच इज, और इन्होंने सिख एक्टिविस्ट के साथ मीटिंग भी करी इससे पहले कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां जाते। इन्होंने सिख व्हाइट हाउस के अंदर सिख एक्टिविस्ट जो कि इंडिया को डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, उनके साथ ये लोग मीटिंग्स कर रहे हैं। तो इसलिए हम अनस्पोकन टेंशन ओवर अनपोनन केस के बारे में भी इग्नोर नहीं कर सकते, राइट। तो ये हमारा है। उसके बाद आगे चलेंगे, द स्वेरिंग इन ऑफ अनुरा कुमारा। अब यहाँ पे श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट आ गए हैं। श्रीलंका न्यू प्रेसिडेंट, कौन है न्यू प्रेसिडेंट? अनूरा, अनूरा, ठीक है ना। नूरी बहुत लोगों का नाम होता है, अनूरा, ठीक है। कुमार, यहाँ पे कुमारा है, श्रीलंका हो गया तो एक और ए लगा दिया। डीसा, डीसा नायके, ठीक है ना। नायक मुंबई में, आप महाराष्ट्र में जाओगे बहुत लोगों के सरनेम होते हैं, तो नायक वहां से दिशा, ठीक है ना। दिशा, दिशा दी नायकों ने मुंबई को, कुमरा और अनूरा, ठीक है ना। अनु से रा, अनु रा कुमारा दिशा नायके। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन है और हलवा क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको रट लो, ठीक है। उसके बाद न्यू बिगनिंग्स, द नेशनल पॉलिटिकल विच श्रीलंका लीड। अब यहाँ पर इनकी पार्टी कौन सी है ये हमें पता होना चाहिए। नेशनल, नेशनल पीपल्स पावर, दैट इज एनपीपी। ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, पॉलिटिकल पॉलिटिकल मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट विच श्रीलंका प्रेसिडेंट लीड्स, ठीक है ना। तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए ये मूवमेंट का। उससे पहले इट वाज फॉर्म्ड इन, अब यहाँ पे इनके बारे में बता रहे हैं, इस पार्टी के बारे में, ठीक है ना। फॉर्म्ड इन 2019 as an electoral fund of Janata Vimukti Perumana with a moderate and centralist reformist ideology, ठीक है ना। इलेक्टोरल फ्रंट ऑफ जनता विमुक्ति पेरामुना, जेवीपी, पीपल्स लिबरेशन फ्रंट। मॉडरेट का मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, सेंट्रलिस्ट, रिफॉर्म चेंज को ओपन है, एक किसी की साइड नहीं ले रही है, ऐसे मतलब जो सही है उसको देख करके काम कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट इज द, दिस इज द पार्टी एंड दिस इज द मूवमेंट का नाम जो उन्होंने स्टार्ट करी 2019 में।
ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लियर डिलिनिएशन ऑफ द पीनल कॉन्सिक्वेंसीज द एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग और मार्किंग द एज ऑफ समथिंग। ठीक है, डिवाइड करना, डिस्क्राइब करना, डिस्टिंग्विश करना ऑफ द पीनल कॉन्सिक्वेंसीज ऑफ असेसिंग और स्टोरेज। तो यहाँ पर जो वो पॉर्न, चाइल्ड पॉर्न के ऊपर जजमेंट आई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उन्होंने बहुत ध्यान से इस एडिटोरियल में समझाया है कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटिव एंड अब्यूजिव मटेरियल टर्म क्यों यूज करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। तो वो कह रहे हैं द टर्म चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो बहुत ट्रिवियल लगती है, बहुत छोटा सा मैटर लगता है, बहुत ही इररिलेवेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट इशू नहीं लगता है, राइट। बट अगर हम ये वर्ड यूज करें सी सिम तो ये लगता है कि हाँ यार कुछ गलत हुआ है। तो कोर्ट को बोला गया है और इवन पार्लियामेंट को बोला गया है कि आप अमेंड करो, ठीक है ना, पॉस्को एक्ट को, और उसके अंदर भी ये टर्म्स को यूज करो। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट थी जो कि चैलेंज करी गई थी, ये हमने कल पढ़ लिया था। अगेन दैट दिस इज रिपीटिशन। उसके बाद यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, द टर्म कंस्ट्रक्टिव पोजेशन हैज बीन यूज्ड। इसमें क्या कहा गया है, इट हैज रूल्ड दैट एनी एक्ट ऑफ व्यूइंग और डिस्प्लेइंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ओवर द इंटरनेट विदाउट एक्चुअल पोजेशन और स्टोरेज इन एनी डिवाइस वुड ऑल्सो अमाउंट टू पोजेशन। ठीक है ना, वो क्या कह रहे हैं, व्यूइंग और डिस्प्लेइंग ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफिक मटेरियल ओवर द इंटरनेट, आप सिर्फ देख रहे हो इंटरनेट के ऊपर भी, तब भी वो अमाउंट टू पोजेशन होगी। और इसके अंदर क्या कहते हैं, देखिए जब भी लीगल टर्म है कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब ये है कि आप वाइड डेफिनेशन लीजिए, आप नैरो डेफिनेशन मत लीजिए, आप जो जो लॉ दिया हुआ है उसको ब्रॉडर व्यू में देखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर कोई इंटरनेट पे भी देख रहा है तो वो भी ऑफेंस माना गया है, वो भी एज इफ आपके पोजेशन में है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद इट हैज कॉशन कोर्ट्स अगेंस्ट नैरो इंटरप्रिटेशन, वो नैरो इंटरप्रिटेशन नहीं करनी, वाइड इंटरप्रिटेशन करनी है। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी नोट करने वाला नहीं है, बट यस, मेयर पोजेशन, मेयर वॉचिंग ऑन इंटरनेट वुड ऑल्सो अमाउंट टू एन ऑफेंस। ठीक है, आगे चलेंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेकर क्यों आएगी, क्या इसके एम्स एंड एस्पिरेशंस हैं, ये हम यहाँ पर बात करने वाले। तो नेप, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है एक विजन डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना, कि हाउ एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया। ठीक है ना, इट इज अ विजन डॉक्यूमेंट। नंबर वन विजन डॉक्यूमेंट है, विजन के आगे का फ्यूचर कैसा होना चाहिए इंडिया के एजुकेशन का। ठीक है ना, दूसरी चीज कैसे है, हाउ एजुकेशन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इन इंडिया, कि एजुकेशन को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है ना, गेटिंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, गेटिंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट। तो यहाँ पर हम क्या, तीन चीजें हमें पता चल रही है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अंदर आई है, ठीक है, उसका एम एंड एस्पिरेशन क्या है, विजन डॉक्यूमेंट है, फ्यूचर में कुछ बदलाव लेकर आने के लिए, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, चेंजेस लेकर आना चाहते हैं। गेटिंग अवे फ्रॉम कॉलोनियल माइंडसेट, कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के माइंडसेट से ही हमारा सब कुछ चल रहा है और यहाँ पर हम चेंज लेकर आना चाहते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की बात करी गई है जो इसी का पार्ट है। तो अगर फर्स्ट पे मैं ये रखती हूँ तो ये इसका सब पार्ट बनता है, बट मैं सेकंड इसको रोमन दे रही हूँ। यहाँ पर बात हुई है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की। किसकी बात हुई है, इसकी फुल फॉर्म आपको पेपर में आ सकती है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जिसको क्या बोला जाता है, NCRF। क्या है ये, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, इज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम नेप, प्रोवाइडिंग अ फ्लेक्सिबल टेम्पलेट फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग स्कूल, हायर वोकेशनल स्किल एजुकेशन, कैन गिव अ यूनिफाइड एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट्स। तो क्रेडिट सिस्टम लेकर आया, बेसिकली ये क्या है, क्रेडिट सिस्टम लेकर आया है जिसके अंदर आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, और जो क्रेडिट होते हैं वो किस पे गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी, गिव्स flexibility to earn credits from classroom teaching, laboratory work,
अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज, रिसर्च प्रोजेक्ट्स। मतलब यहाँ पर अभी क्या है कि अगर एक बच्चा क्लास में है तभी उसकी अटेंडेंस मार्क हो रही है, बट अगर बच्चा लेबोरेटरी में है, अगर बच्चा योगा कर रहा है, अगर बच्चा असाइनमेंट सबमिट कर रहा है, तो उसके उसको क्रेडिट्स मिलेंगे और एक पर्टिकुलर क्रेडिट है जो उसको अचीव करने हैं और फिर उसको वो डिग्री या उस पे हो जाएगा। और यहाँ पर स्किल एक्वायरमेंट पे ज्यादा काम हो रहा है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी ठीक है बट स्किल भी बच्चे को सिखानी जरूरी है। तो क्रेडिट सिस्टम, तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, क्रेडिट सिस्टम लेकर आ रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर। किसके अंदर, हायर एजुकेशन के अंदर। यहाँ पे लिख लेंगे हायर एजुकेशन के अंदर क्रेडिट सिस्टम लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। ओके, इसके बाद यहाँ पे यही बताया हुआ है जो मैंने सारा आपको शॉर्ट में बता दिया। साइंटिस्ट वाइडली बिलीव्ड वॉल्केनिक एक्टिविटी ऑन द मून सीज्ड अबाउट अ बिलियन ईयर्स अगो, बट अभी अभी पता चला है बीड्स ऑन द मून, बीड्स मिले ऑन द मून suggest volcanoes more recently than thought, कि अभी हाल ही में वॉल्केनिक इरप्शंस वहां पर हुई हैं, ठीक है ना। बिलियन ईयर्स अगो बंद नहीं हो गई थी पहले, उसके बाद भी हुई है मून के अंदर, ये पाया गया है। बस इतना ही लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक मोटिवेशन के तौर पे बता रही हूँ। हरविंदर सिंह जो कि पैरालंपिक्स में मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, ठीक है ना, इन्होंने बताया कि ये मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। ये कहते हैं वैसे तो रनिंग करनी बहुत जरूरी है, बस रनिंग, ठीक है, वार्कर्स के लिए, बट वो कह रहे हैं मेडिटेशन एंड ट्राई टू इमेजिन द मैच प्रेशर एंड इट हेल्प्स अस, ठीक है। वो इमेजिन करके उसको केटर करते हैं, राइट। सो दैट इज व्हाट इज वी आर डूइंग थ्रू एफर्मेशंस। ये एफर्मेशंस आपको loggery.in पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, जाकर कर सुन लीजिए, आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अब आगे चलेंगे। राहुल भाई वॉज रेजिमेंटेड, अब यहाँ पे कोच की बात हो रही है। रेजिमेंटेड, द वर्ड रेजिमेंटेड इज फ्रॉम रिजीम, ठीक है ना। रेजिमेंटेड का मतलब क्या है, वोकैबुलरी के लिख सकते हैं। रेजिमेंटेड मतलब वो वेरी स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड, वेरी स्ट्रिक्टली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल्ड, तो रेजिमेंटेड, ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे आपको पता है गौतम गंभीर इज द न्यू, गौतम गंभीर इज, आई थिंक प्रोबेबली गौतम गंभीर इज द न्यू कोच ऑफ इंडियन मेंस क्रिकेट टीम, ठीक है ना। एंड अर्लियर इट वाज राहुल द्रविड़, ठीक है, राइट। तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है बॉलिंग कोच कौन है इंडिया का, बॉलिंग कोच मेंस क्रिकेट टीम का बॉलिंग कोच, एनीवन, ठीक है। अब आगे चलेंगे। GMD Gukesh was the Lord Star in the chess Olympiad along with Arjun Ergis। ये हमने कल लिख लिया था, मैं ये देख रही थी कल वाला ये चेस ओलंपियाड के अंदर, चेस ओलंपियाड जो बुडापेस्ट में हुआ है, ठीक है ना, वहां के सारे मेडल्स हैं। उसके बाद आगे चलेंगे। Israel said it killed a top commander with Hezbollah's missile and rocket until on top commander Israel said it killed top commander of Hezbollah Ibrahim कोबेसी। अब यहाँ पर इब्राहिम कोबेसी नाम याद रखना है। हिजबुल्ला जिसको हमने हाजमोला से याद करा हुआ है, ठीक है ना। और ये कहाँ पर है, कहाँ पर रूल करते हैं, ये लेबनान के अंदर, ठीक है ना। उनके कमांडर जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है इब्राहिम कोलेसी, उनको मार दिया है इसराइल ने, बोला है, ठीक है। ओके, स्ट्राइक ऑन बेरूट, किल्ड इन स्ट्राइक ऑन बेरूट, ये भी लिख लेंगे, किल्ड इन स्ट्राइक ऑन बेरूट, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले बात करी प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका की, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा है, ठीक है ना। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका भी लिख लेंगे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इज हारिनी, वो हारी नहीं, ठीक है, हारिनी याद हो जाएगा, हारिनी, हारिनी अमर,
अमरा सूर्या, सूर्या। तो अमर हारिनी, वो हारी नहीं, अमर है वो, सूर्या सुर में गाती हैं, सुरैया। ठीक है, तो शी इज द प्राइम मिनिस्टर एंड इनके बारे में बताया हुआ है, शी इज द थर्ड, अब यहाँ पे हम लिख लेंगे थर्ड वुमेन पीएम ऑफ श्रीलंका। अब ये जो क्वेश्चन है ना कि पहले दो कौन थे, ये एलेट का पीवाईक्यू है, यस एनएलयू दिल्ली वाले, दिस इज अ पीवाईक्यू, ऐसा ही हुआ होता है ये। तुम लोग याद करके जाओगे ये थर्ड वुमेन ऑफ श्रीलंका है, बट वो पहली दो पूछ लेंगे। तो फर्स्ट वुमेन जो पीएम रही वहां की वो है सिरी मावो, सिरी मावो बंदा रा नाइके। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड जो रही, हर डॉटर, जो ऊपर वाले की डॉटर है, मतलब फर्स्ट वाले की ही डॉटर थी ये, इनके में सरनेम से पता चल रहा है, चंद्रिका, चंद्रिका बंदारा नायके कुमारा टुंगा, एंड नाउ शी इज द थर्ड वन, राइट। तो इन दोनों के नाम जो है वो आपको एलेट क्लैट जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, दूसरे एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, बट एलेट का ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। Now she has been anthropologist by training, ठीक है, and has taught in university, ठीक है, तो ये भी लिख लेंगे। and anthro, ये जो historical वाले वो होते हैं, anthropologist by training, ठीक है ना, and she has taught at Open University of Sri Lanka, ठीक है ना। तो दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनसे क्वेश्चन आ सकता है, इंडियन रेलवेज ओवरऑल, ओवरहॉल का मतलब क्या होता है, चेंज, ठीक है ना, बेटर सिग्नलिंग सिस्टम ये लेकर आएंगे, ठीक है ना। प्लान फॉर रिलायबिलिटी, यहाँ पे लिखेंगे प्लान फॉर रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस प्राइम। ये प्लान किसका है, जो प्राइम है, प्लान फॉर रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस, ये जो प्लान है एम्स एट इम्प्रूविंग signaling system of railways। तो रेलवेज का जो सिग्नलिंग सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने का प्राइम दैट है, प्लान प्लान फॉर रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट मेंटेनेंस इफेक्टिवनेस, दैट इज प्राइम। ठीक है, उसके बाद इसराइल सीक्स 10,000 मोर स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया, पहले भी इसराइल ले गया है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया और अब दोबारा से मांग रहा है, ठीक है। लोकसभा यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एआई यूज कर रही है, ये लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बोला है। सबसे पहला क्वेश्चन, हु इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओम बिरला, ठीक है ना। अब ये कहाँ पर बोल रहे थे, ही वॉज अ 2 day मीटिंग ऑफ द कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। वहां पर उन्होंने क्या कहा, एक्सपर्ट स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि लोकसभा में, लोकसभा यूजिंग एआई एंड मशीन लर्निंग, ठीक है ना। और उन्होंने बोला expertise in technology with legislatures of states and union territories to speed up process of digitization in states and यूटीज, स्टेट्स और यूटीज में डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मिस्टर बिरला सेड, ऑफिशियल सेड 18,000 आवर्स ऑफ फुटेज ऑफ हाउस प्रोसीडिंग, 18,000
hours of footage of House proceeding since 1992 would be digitized। ठीक है, ये भी होगा। और उसके बाद यहाँ पर बात हो रही है 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस। तो 67th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पर होने वाली है इस बार? सिडनी ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक PYQ है और ये आपके एग्जाम में आपको आ सकता है 100% क्वेश्चन। ग्रीन पेन से मार्क कर लो। अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स हैव नॉट फॉलन, हैज नॉट फॉलन। ठीक है, लेबर सर्वे कह रहा है। तो पीरियोडिक लेबर सर्वे जो है हमारा, पीरियोडिक, स्पेलिंग गलत, पीरियड, पीरियड से पीरियोडिक लिखेंगे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, दैट इज PLFS। ठीक है, ये कौन रिलीज करता है? रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो, रिलीज बाय लेबर ब्यूरो। वो क्या कह रहा है कि नो मेजर चेंज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई मेजर चेंज नहीं आया है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बात कर रहे हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, ये याद रखने की कौन क्या चीज निकालता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है ना, वो क्या निकालता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देता है। ठीक है ना, कितना लेबर जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके अंदर एक जेन्युइन इंक्रीज दिखा है। तो यहाँ पर हमें क्या याद रखना है कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कौन लेकर आता है? लेबर ब्यूरो लेकर आती है। ठीक है, उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कौन बताता है कि कितनी लेबर पार्टिसिपेट कर रही है। ठीक है ना, कितने लोग काम कर रहे हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बताती है। आर्मी टू रिसीव, आर्मी टू रिसीव अपाचे चॉपर्स इन दिसंबर, डिप्लॉय LCH इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर। अब जो अपाचे हैं नेक्स्ट ईयर, रिसीव चॉपर, अपाचे चॉपर्स इन डिप्लॉय LCH इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर। ओके, आफ्टर डिले ऑफ मोर देन 6 months, आर्मी इज सेट टू रिसीव, आर्मी टू रिसीव फर्स्ट बैच ऑफ 3 AH-64E Apache attack helicopters from Boeing। मतलब USA से हम ये ले रहे हैं। तो हमारे जो AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, अब हमें यहाँ से क्या क्या पता चलता है? ठीक है, ये तुम टाइटल लिख लो, हेडिंग लिख लो। उसके बाद अगर तुम लिखने की प्रैक्टिस कर करके याद कर रहे हो तो AH-64E क्या है? अपाचे, अगर मैं लिख दूं तो ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है ना, अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर हैं। ठीक है, बोइंग से हम इसको ले रहे हैं, मतलब USA से, और ये आर्मी के पास जाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो पॉइंटर्स। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बोइंग के पास से हम इनको किससे ले रहे हैं? बोइंग से ले रहे हैं, USA से 64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स है, आर्मी को ये जाने वाले हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर आर्मी सेट टू, ये आर फॉर डेजर्ट्स। ठीक है ना, जो अपाचे हैं आर फॉर डेजर्ट्स, दे आर फॉर डेजर्ट्स, ये डेजर्ट्स में डिप्लॉय होंगे। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर द आर्मी सेट टू डिप्लॉय द इंडिजीनस, ये इंडिजीनस वाले का हम नेक्स्ट नोट्स बनाएंगे, इसको मार्क करके रख लेते हैं। आर्मी एविएशन फॉर्मली रेस्ड 451 एविएशन स्क्वाड्रन एट जोधपुर दैट वुड ऑपरेट अपाचेस। तो यहाँ पर आर्मी एविएशन फॉर्मली raised the 451 aviation squadron
at Jodhpur that would operate Apaches. तो जोधपुर में जाने वाले हैं Apaches, ठीक है ना. सेकेंड अटैक हेलीकॉप्टर्स आएंगे. सेकेंड अटैक हेलीकॉप्टर्स आफ्टर, मतलब ये क्या है, आफ्टर LCH जो है फर्स्ट अटैक होंगे ये. और ये हमने डील कब साइन करी थी, 2020 में इंडिया साइंड और डील with Boeing for 6 Apaches for army. ठीक है ना. तो ये हमारी $800 million की डील थी 2020 में. ईयर पूछा जा सकता है. एज पार्ट ऑफ द डील 6 pilots and 24 technicians were trained by Boeing in US. हमारे pilots और technicians भी train करे इन्होंने. The Army Aviation has for long operated utility helicopters inducted in its first dedicated attack helicopter with LCH and the first Squadron 350 इन लाइन ऑफ कंट्रोल. ठीक है ना. अब यहाँ पर LCH की बात हो रही है, तो दूसरे नोट्स हम जो बनाने वाले हैं वो LCH के बनाने वाले हैं. LCH जो है वो क्या है. नंबर 1, इट इज अ लाइट कॉम्बैक्ट. कॉम्बैक्ट मतलब फाइटर. ठीक है. कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर. ठीक है. उसके बाद मैन्युफैक्चर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने इसको मैन्युफैक्चर किया है. मैन्युफैक्चर्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. डिप्लॉय कहाँ पे होने वाले हैं, इंडिजीनियसली. इंडिजीनियस है ये. इंडिजीनियस मतलब हमने बनाए हैं, हमने किसी कंट्री से लिए नहीं है. उसके बाद थर्ड कहाँ पे, डिप्लॉय इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर. टू बी डिप्लॉयड इन लद्दाख नेक्स्ट ईयर, ये पूरा बना था. तो नेक्स्ट ईयर लद्दाख में ये डिप्लॉय होने वाले, और ये हाई ऑल्टीट्यूड में जाने वाले हैं. हाई ऑल्टीट्यूड में भी इनको हम लेकर जा सकते हैं. ठीक है ना. वेरस जो हमारे अपाचे जो USA से लिए हैं वो डेजर्ट एरिया के लिए ही हैं, वो हाई ऑल्टीट्यूड नहीं वो कर सकते. अब हमारे LCH के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट क्या बनेगा, आर्मी. ठीक है ना. फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं. उसके बाद द आर्मी एविएशन हैज, ठीक है. उसके बाद यहाँ पर द आर्मी एविएशन विच हैज लॉन्ग ऑपरेटेड इंडक्टेड इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड अटैक हेलीकॉप्टर विद LCH एंड द फर्स्ट स्क्वाड्रन. तो यहाँ पर हम लिखेंगे आर्मी एविएशन इंडक्टेड, मतलब काम पे लगाया, इट्स फर्स्ट डेडिकेटेड अटैक helicopter with LCH and first squadron 351 army aviation was moved to Misamari, Assam नियर एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल. तो ये मीसामारी असम में हमारा LCH का जो स्क्वाड्रन है वो डिप्लॉयड है. ठीक है. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगेन इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं. ऑडिटर्स मस्ट इंश्योर. ऑडिटर्स कौन होते हैं, ये फाइनेंस वाले. ऑडिट मतलब चेक करने जाते हैं कि सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक ठाक है. इंश्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओपन टू ऑल. वो कह रहे हैं ऑडिटर्स को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए ओपन करना चाहिए. तो यहाँ पर 6th एशियन क्या ऑर्गेनाइज हुई, 6th एशियन organization, 6th Asian Organization of Supreme Audit Institution, that is ASOSAI. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, 6th Asian Organization of Supreme Audit Institution. ठीक है. ये कहाँ पर हुई, ये न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया. कहाँ पर ऑर्गेनाइज करा गया, न्यू दिल्ली के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू on Tuesday said Supreme Audit Institution had unique responsibility and to ensure digital public was designed and implemented in a way that was inclusive. ठीक है. तो यहाँ पर क्या बोला गया कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर should be inclusive and accessible, should be inclusive
and accessible to all. उसके बाद स्पीकिंग एट द ओपनिंग ऑफ एएसआई बीइंग ऑर्गेनाइज बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये किसने ऑर्गेनाइज किया है, एरो डाल के लिख लोगे, ऑर्गेनाइज्ड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद मिस मुर्मू सेड द फाइनेंशियल वर्ल्ड वाज ऑफन ओपेक, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, ये सब हमें पता होना चाहिए कि भाई सिक्स्थ एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट कहाँ पर हुआ, न्यू दिल्ली। ये किसने ऑर्गेनाइज किया था, ये बोला गया बस। ये तो वैसे आने के बहुत कम चांसेस है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ईवाई एफिलेट, अब ईवाई जो है, ठीक है ना, यहाँ के अर्नेस्ट एंड यंग के एक एम्प्लॉय ने सुसाइड कर ली, तो पता चला कि वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के साथ नहीं रजिस्टर्ड थे। उसके बाद गुड्स बीइंग गुड बिगिनिंग सेज इंडिया ऑन यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट, यूएनएससी रिफॉर्म डॉक्यूमेंट। अब यार ये हम बार बात कर चुके हैं कि सिक्योरिटी असेंबली जो है वहाँ पे परमानेंट मेंबर्स हैं, वो परमानेंट मेंबर्स अगर वीटो कर दे एक भी, तो फिर वो डिसीजन नहीं लिया जा सकता। तो यूएन जो है वो बेकार हो गया एक तरह से, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है ना। और देखो वॉर भी इतनी चल रही है, तो यूएन क्यों आया था कि वॉर ना हो, ठीक है, उसने कहा वर्ल्ड वॉर ना हो, बट हाँ जैसे वर्ल्ड डिवाइड हो रहा है ना, तो चीजें कुछ अच्छी नहीं है वर्ल्ड में। इंडिया सेड दैट अ यूएन समिट डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम कंटेनिंग अ डिटेल्ड पैराग्राफ ऑन सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म इज अ गुड बिगिनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर यूएन समिट डॉक्यूमेंट फॉर फर्स्ट टाइम contained a detailed paragraph on security council reform। सिक्योरिटी काउंसिल की चेंज पे पहले बात हो रही है यूएन समिट डॉक्यूमेंट के अंदर कि हाँ भाई चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 नेशन बॉडी फिक्स टाइम फ्रेम टू रिफॉर्म द 15 नेशन बॉडी, 15 नेशन 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स भी होते हैं। अडॉप्टेड बाय कंसेंसस द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, ठीक है ना। वर्ल्ड लीडर्स यहाँ पे लिखेंगे, वर्ल्ड लीडर्स adopted by consensus pact of the future। तो ये याद रखना है, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर साइन क्या है, और पैक्ट ऑफ द फ्यूचर क्या है, पैक्ट ऑफ द फ्यूचर इज promising to reform the security council, ठीक है ना, recognizing the urgent need to make it more representative, recognizing the urgent need to make it more representative, inclusive, transparent, ठीक है। उसके बाद द पैक्ट ऑफ द फ्यूचर, वर्ल्ड लीडर्स अग्री टू रिड्रेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिस अगेंस्ट अफ्रीका एज अ प्रायोरिटी एंड वाइल ट्रीटिंग अफ्रीका एज अ स्पेशल केस इम्प्रूव द रिप्रेजेंटेशन। तो वो कह रहे हैं अफ्रीका के साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको भी हम रिकग्नाइज करते हैं। अग्रीड टू रिड्रेस लिखेंगे, अग्रीड टू रिड्रेस द historical injustice against Africa, जो अफ्रीका के अगेंस्ट इनजस्टिस हुआ है उसको भी रिड्रेस करना, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, सेंटर टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। अर्बन मतलब सिटी के अंदर, पॉवर्टी मतलब गरीबी, ठीक है ना, पॉवर्टी मतलब गरीबी, एलिवेशन मतलब ऊपर उठाना, मतलब जो लोग गरीब हैं उनको ऊपर उठाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं। सेंटर टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट on
अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। ठीक है, ये पायलट प्रोजेक्ट होगा, मतलब ट्रायल करेंगे, ठीक है ना, कि कैसा होता है। पायलट प्रोजेक्ट होगा इन 25 सिटीज। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट मतलब ट्रायल करके देखेंगे कि भैया कैसा होता है कैसा नहीं, तो ये एक ट्रायल प्रोजेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। द पायलट विच विल स्पैन 3 months with a preparatory phase of 1 month to ensure effective implementation will utilize a test learn scale approach, कि टेस्ट करेंगे लर्न करेंगे। ठीक है ना। द यूनियन said in a statement the program is designed to uplift, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम designed to uplift vulnerable groups within informal sector, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, कंस्ट्रक्शन, गिग, वेस्ट, केयर वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स। तो क्या है यहाँ पर, जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, उनको बीमार हो गए हैं तो छुट्टी तो मिल जाएगी, पेड लीव नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी निकाल दिए जा सकते हैं, मोस्टली ऐसे वाले जो होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, गिग वर्कर्स, उनके लिए उनके ऊपर ये काम करेंगे। पायलट प्रोजेक्ट होगा, अर्बन सिटीज के अंदर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और फिर देखेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या लेकर आ रही है। यहाँ पर हमें टाइटल याद रखना है, टू लॉन्च न्यू प्रोजेक्ट इन अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन 25 सिटीज में ये लेकर आया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, ट्रायल। अब यहाँ पे रिट्रैक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। रिट्रैक्शंस इन साइंटिफिक फील्ड ऑफ रिसर्च पेपर्स। तो यहाँ पे क्या है कि रिसर्च पेपर निकाल दिया, ठीक है ना, कि भैया ऐसा ऐसा होना चाहिए, फिर उसको रिट्रैक्ट कर लेते हैं। रिट्रैक्ट का मतलब टेक बैक, एक्ट ऑफ टेकिंग बैक अ स्टेटमेंट और ऑफर, कि जो आपने कहा उसको आप वापस ले लेते हो, बट वो फेमस तो हो गया ना। तो यहाँ पर कई बार तो गलती से होता है, बट वो कह रहे हैं कि जब जान पूछ के किया जाए, इनएक्यूरेसी, फॉल्सहुड की फ्रॉड की फैलाने के लिए, कुछ बेकार चीज फैलाने के लिए किया जाए, तो ये गलत है। और रिट्रैक्शन डाटाबेस, ठीक है ना, रिट्रैक्शन वॉच डाटाबेस ऑन इंडियन साइंटिस्ट एट लखनऊ, ठीक है ना, उसने रैग्ड अप 45। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई ये सही नहीं है, बहुत ज्यादा सेज, मतलब बहुत ज्यादा रिट्रैक्शन हो रही है, तो ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में ये पता होना चाहिए, रिट्रैक्शन का मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। उसके बाद ऑन September 20th द बॉम्बे हाई कोर्ट स्ट्रक डाउन as unconstitutional and vague the amended information technology rules 2021 which empowered the center to establish fact check unit to identify, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है ना, ये हमने पहला वाला पार्ट जो है बिल्कुल लिख लिया है नोट्स के अंदर। बट अगर हम बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट ऑन FCU, ठीक है ना, अब इसके कुछ पॉइंटर्स हैं जो हमने अभी तक नहीं लिखे हैं, जो हम लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर, ठीक है, जनवरी 2024 में क्या हुआ था, स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई थी। स्प्लिट वर्डिक्ट ऑफ जस्टिस GS पटेल एंड नीला गोखले। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब दो जजेस बैठे हैं, दोनों अलग अलग कह रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे सितंबर 2024 में जस्टिस चंद्रा चांदुरकार ने क्या करा, टाई ब्रेकर वर्डिक्ट दिया। टाई ब्रेकर वर्डिक्ट, अब इसको समझते हैं।
देखो यार, सबसे पहले जो हमने कल नोट्स बनाए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कल या परसों। तो उसके अंदर बॉम्बे तो क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ठीक है ना, ये आप नोट करना चाहो तो कर लो, नहीं तो नहीं जरूरत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाया, ठीक है ना, कि हमारे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन गलत पोस्ट हो रही है वो फैक्ट चेकिंग यूनिट चेक करेगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उसको रिमूव भी करवा पाएगा। ठीक है ना, ये चैलेंज हो गया कि भैया ये तो गलत है, हमारी आज़ादी, वी हैव अ राइट टू स्पीच। तो यहाँ पर बॉम्बे हाईकोर्ट में चैलेंज हो गया, बॉम्बे हाईकोर्ट कहता हाँ बिल्कुल गलत है। बट इससे पहले कि वो गलत बोलता, इसमें एक पहले स्प्लिट वर्डिक्ट आई 2024 के अंदर। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब दोनों जजेस, बोथ द जजेस डिड नॉट अग्री विद ईच अदर, डिफरेंट ओपिनियन। ठीक है ना, दोनों जजेस, दो जजेस बैठे और दोनों की डिफरेंट ओपिनियन थी। वो कौन कौन से जजेस थे, जस्टिस जीएस पटेल और नीला गोखले। उसके बाद जस्टिस शरारा चंद्रचूड़कर को ये दिया गया और उन्होंने टाई ब्रेकर वर्डिक्ट दिया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये लॉ बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंट्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स, ये रूल्स आए। ठीक है ना, और इन्होंने कहा कि फैक्ट चेकिंग बॉडी जो है वो अगर किसी भी इंफॉर्मेशन को जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अगर उसको फेक, फॉल्स, मिसलीडिंग बोल देती है, तो उनके पास पावर होगी कि उसको वो रिमूव करवा पाएंगे। आई थिंक हमें दोबारा से ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको समझाना है तो ये समझना जरूरी है। तो हम लिखेंगे पूरा, इसका माइंड मैप बनाएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी intermediary guidelines and digital media ethics code amendment rules 2023 amending 2021 आईटी रूल्स। अब यहाँ से मैम क्या क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ये आ सकता है ये कौन लेकर आया था, कौन सी मिनिस्ट्री, ठीक है ना, किसको अमेंड किया। क्या मैम ये इतना बड़ा नाम भी आ सकता है, ट्राई करो कि याद हो जाए, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस होंगी तो यू कैन पिक इट अप। बट अगर नहीं भी याद हो रहा तो एटलीस्ट जो ब्लू में मार्क्ड है उतना तो याद कर लो। ठीक है ना, अब इन्होंने क्या कहा अमेंडमेंट में, क्या कहा, अमेंडेड वेस्टेड यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट गेव अथॉरिटी टू establish fact checking body empowered to classify any information pertaining to business of central government as fake, false और misleading। यहाँ पे क्या था कि वो क्या कह रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग यूनिट को पावर दी जाए, एक फैक्ट चेकिंग यूनिट एस्टैब्लिश किया जाए जिसको एफसीयू भी बुलाया जा रहा है। ठीक है, और ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है इसके पास पावर होगी अगर कोई भी चीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल्स, फेक, मिसलीडिंग है, वो रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड इंटरमीडियरीज, अब यहाँ पर स्पेसिफिकली ये लिख देंगे फिर मैं समझाऊंगी, स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड intermediaries, social media intermediaries to make reasonable। अब यहाँ पर द अमेंडेड रूल स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड, अब ये अलग है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे अब सच सेंटर्स फ्रॉम अपलोड रीजनेबल एफर्ट टू प्रिवेंट यूजर फ्रॉम अपलोडिंग एनी फ्लैग। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कंटेंट फ्लैग कर दिया एफसीयू ने कि मिस इन्फॉर्मेशन है, तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज ट्राई करेंगे कि उसको प्रिवेंट यूजर्स फ्रॉम अपलोडिंग और ट्रांसमिटिंग। ठीक है ना, तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स to make efforts to make efforts
to prevent users from uploading or transmitting any content flagged as misinformation by FCU। तो अब इसको शॉर्ट में समझते हैं। क्या कह रहे हैं, देखो एक अमेंडमेंट लेकर आए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वाले कि भाई हम FCU यूनिट बना रहे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो न्यूज़ है उसको देखेंगे कि अगर किसी ने कुछ भी फॉल्स या गलत किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो सोशल मीडिया वालों को बोलेंगे कि तुम हटा दो, फेसबुक यूट्यूब वालों को। इंटरमीडियरीज में पहले भी कॉन्सेप्ट समझा चुकी हूँ कल, ठीक है, उनको बोलेंगे कि आप हटा दो। सच फ्लैग कॉन्टेंट वुड हैव टू बी टेकन, अब ये लिखेंगे सच flagged content would have to be taken down within 36 hours। तो 36 hours के विदिन ये आपको निकालना होगा, नहीं तो ठीक है ना। वांटेड if intermediaries want to retain their safe harbor protection, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अगर आप रखना चाहते हो, ठीक है ना, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन अगर आप रखना चाहते हो, ठीक है। अब सेफ हार्बर प्रोटेक्शन क्या है और इंटरमीडिएरीज का कॉन्सेप्ट भी दोबारा समझेंगे। नाउ इंटरमीडिएरी क्या होता है, देखो इंटरमीडिएरी वो प्लेटफॉर्म है जो बीच का बंदर है। हमने याद करा था कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ठीक है ना, कोई आ रहा है कुछ पोस्ट कर रहा है, कोई आ रहा है वो देख रहा है, और ये क्या है, प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहे हैं कि कोई कुछ पोस्ट करे और कोई कुछ देख सके। सो दे आर इंटरमीडियरीज, ठीक है। नाउ इंटरमीडियरीज दे हैव सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि फेसबुक पे कोई आकर ए आकर कुछ पोस्ट कर रहा है, ठीक है ना, और बी आकर के देख रहा है, तो FB, that is Facebook, is not responsible for what A is posting. A is responsible for what A is posting. तो उनको इसी प्रोटेक्शन को कि जो प्लेटफॉर्म है उसको नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता for what someone is posting on the platform. This is called safe harbor protection. अब वो कह रहे हैं कि जो FCU ने बोल दिया कि ये गलत है, इसको रिमूव करो, अगर वो जो प्लेटफॉर्म है उसने नहीं रिमूव किया तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन की मतलब जो ए पोस्ट कर रहा है उसके लिए फेसबुक को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। मतलब अब जो ए पोस्ट कर रहा है क्योंकि वो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे कर रहा है तो फेसबुक रिस्पॉन्सिबल होगा, तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन जो है वो चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अ फॉर्म ऑफ लीगल इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी कंटेंट होस्टेड बाय देम, ठीक है ना, लीगल इम्यूनिटी from any third party content hosted by them, ठीक है ना। तो थर्ड पार्टी कंटेंट जो होस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे इम्यूनिटी। विद इन अ वीक ऑफ देयर नोटिफिकेशन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 2023 वाज चैलेंज्ड। अब यहाँ पर हमने ये कर लिया था कि किसने चैलेंज किया, कुणाल कमरा, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ इंडिया मैगजीन, इन सब ने किया था, तो ये नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है स्प्लिट वर्डिक्ट की। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट जजमेंट्स दिए गए, वो स्प्लिट वर्डिक्ट किस किसने क्या दिए। जस्टिस पटेल opined that amended rules promoted censorship and did not fall within the ambit of reasonable restrictions permitted under article 19(2). वो कहते इट इज नॉट रीजनेबल, ये एनएलसैट वाले नोट कर सकते हैं कि ये राइट टू स्पीच को जो है वो खत्म करता है। द एब्सेंस ऑफ प्रोसीजरल सेफगार्ड जज इन इट्स ओन केस, ठीक है। गोखले कह रहे हैं बेस्ट पोजीशन प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इटसेल्फ, तो यहाँ पर ये है। अब इसमें जो एसे राइटिंग करे उनके लिए ओपिनियंस बहुत अच्छे हो सकते हैं। डिड द सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया इस केस के अंदर? बिल्कुल। Following the split verdict, the Chief Justice of High Court appointed Justice Chandrokar to hear the matter afresh and deliver a tiebreaker ruling in accordance to the High Court rules. Subsequently, the petitioners filed applications seeking an interim stay. Interim stay का मतलब क्या होता है? Temporary stay.
अब स्प्लिट वर्डिक्ट आ गई थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए, एफसीयू वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर स्टे लगा दी जाए, ठीक है ना। तो बट स्टे नहीं ग्रांट करी गई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ग्रांट कर दी थी उसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये इतनी डिटेल में नहीं जाने की जरूरत। उसके बाद आगे चलेंगे व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है बहुत सारी स्टेट्स के अंदर, दो स्टेट तमिलनाडु एंड कर्नाटका ऑल्सो, ये नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु एंड कर्नाटका have established their own fact checking unit, that is their own SCUs। तो क्या वो भी वैलिड है या नहीं वैलिड है ये भी देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा, अल्टीमेटली ये चैलेंज होगा। उसके बाद द अडॉप्शन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी लॉज। इंसॉल्वेंसी लॉज क्या होते हैं, किसी ने कह दिया कि दिवालिया निकाल दिया, ठीक है ना, कि हम खत्म हो गए, तो अब यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर की इंटरनेशनल लेवल का इंसॉल्वेंसी लॉ होना चाहिए। अगेन एनएल सैट वालों के लिए ओपिनियन बेस्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकियों के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। सो गाइज इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू loggery.in, वहां पर सितंबर के एमसीक्यूज आ चुके हैं, अगर आपने सॉल्व नहीं करे हैं तो कर लीजिए। एंड आई होप आपकी रिवीजन अच्छी चल रही होगी, रिवीजन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उस मंथ के वन शॉट्स बाय कर सकते हैं। जो बंडल में वन शॉट्स और बंडल में एमसीक्यूज अवेलेबल है वो चेक करने के लिए आप loggery.com/ca पे जा सकते हैं, वहां पे मैंने सब कुछ एक साथ मेंशन करवाया हुआ है, तो वो जरूर चेक कर लेना, वहां पे बहुत अच्छे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट जरूर करके जाना। दैट्स इट, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, बाय बाय, टेक केयर।